नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत एक टॉपिक है जिस पर बात करने जा रहे हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। मैं जेके राव, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के जो मुख्य की पॉइंट्स हैं टॉपिक के, वो क्या क्या होंगे। मोटर डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, फैक्टर्स affecting motor development, next posture, common postural deformity and corrective measures, advantage and disadvantages of weight training, sports participation of women in India, female athlete traits, osteoporosis, amenorrhea and eating disorder. फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बाइलिंगुअल, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए आप अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे, हिंदी और आंग्ल भाषा में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये जो चैप्टर है फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन के अंतर्गत, चिल्ड्रन एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे मोटर डेवलपमेंट पे। ये क्या है? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड्स बोन, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड and manipulate his or her environment in which a child is living in this present time। इसमें जो बच्चे हैं, जीरो से लेकर के आगे जैसे जैसे उनका समय बढ़ता जाता है, उनकी हड्डियों का विकास, उनकी मसल्स और उनके यहाँ वहाँ मूव करने की जो क्षमता है, और जिस इन्वायरमेंट में वो बच्चे रहते हैं उसके अंतर्गत उनका विकास होता है। दूसरा है, it is also the development of general body control, fine motor skill and large muscle movement। फाइन मोटर स्किल्स एंड लार्ज मसल मूवमेंट्स का भी उनका जो विकास होता है वो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अब कौन कौन से टाइप होते हैं मोटर डेवलपमेंट के? पहला तो साथियों ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इट रेफर्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी सच एज सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग एटसेट्रा। लार्ज मसल्स से मतलब जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं तो हमारी बड़ी मसल्स काम करती हैं, हाथ की, पैर की जो हड्डियां हैं बड़ी बड़ी और मसल्स हैं, उनका जो विकास होता है उसके माध्यम से हम उसमें अपना जो विकास होता है उसके माध्यम से ही हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। It refers the development of small muscles of the body, especially during the small movements of the fingers and hands, such as catching a ball, cricket ball, etc. इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मसल्स का विकास होता है, स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे फिंगर्स का मूवमेंट्स है, हाथ का मूवमेंट है। जब हम आप बॉल पकड़ते हैं, कोई कैच करते हैं, तो हमारे छोटी छोटी जो उंगलियां हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो इसके अंतर्गत आता है। क्या क्या हो सकता है ये देखिए। मोटर डेवलपमेंट में जैसे बैठना है, उठना है, वॉकिंग, वॉकिंग लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, WALKING है, ध्यान रखें। रनिंग है, जंपिंग है, जो बड़ी मसल्स जिसमें इन्वॉल्व होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट, जैसे स्मॉल मसल्स है, फिंगर है, आपका अंगूठा है, टो है, आईज है, ईयर्स है। जब हम पेंटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, किसी चीज़ को कटिंग करते हैं, कैंची चलाते हैं, तो हमारी उंगलियों का उसमें मूवमेंट होता है। लिखते हैं तो हाथ का मूवमेंट, पेंट होता है, उसमें हमारे आई हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसमें होता है। जब हम बॉल पकड़ते हैं तो भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। एक छोटे बच्चे का जो विकास होता है वो इस दो तरीके से होता है, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट से। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से
फैक्टर्स हो सकते हैं जो मोटर डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। मेजर कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो न्यूट्रिशन है। जो न्यूट्रिशन फूड जो होता है, द न्यूट्रिशियस फूड प्रमोट गुड मोटर डेवलपमेंट, सेंसर मोटर डेवलपमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन दैट द चाइल्ड गेट्स टू ग्रेट एक्सटेंट. Children get stronger in development is good if they get nutritious food. जब हम अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो हमारे जो विकास होता है शरीर का, बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, और उसी विकास पर निर्भर करता है कि बच्चा आगे चल कर के कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत होगा, उसकी हड्डियों का विकास कैसा होगा, उसकी मसल्स का विकास कैसा होगा, दौड़ने कूदने उठने बैठने में ये न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा महत्व है। तो एक न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ही इफ़ेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट पे। दूसरा है आपका इम्यूनाइजेशन। अगर हम किसी भी बच्चे की इम्यूनिटी को ध्यान रखें, बच्चे की उसकी माँ की इम्यूनिटी को ध्यान रखें, तो उसको जो डोजेस दिए जाते हैं इम्यूनिटी के, या इम्यूनिटी फूड्स दिए जाते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रॉपर लिमिट में होने चाहिए, उसका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए बच्चे का टाइम टू टाइम, टीके वगैरह लगना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में बीमारियां जो होती हैं उनसे लड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका जो टीकाकरण वगैरह है। और जो फूड है उसमें भी जैसे विटामिन सी है, वो आपका जो है ना बहुत बढ़िया होता है। विटामिन तो होते ही अच्छे हैं, उनको बच्चे को अगर टाइम पर अच्छे मिलते रहें तो उसका विकास बहुत अच्छा हो सकता है। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। द सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्ट्स और कंडीशंस बाय विच वन इज सराउंडेड at present where the child is living, it must be positive and healthy. Fearlessly we are lead to a better sensory development. एक बेटर सेंसर डेवलपमेंट के लिए, एक बच्चे के बढ़िया विकास के लिए, अच्छे विकास के लिए उसको इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उस इन्वायरमेंट का उस पर असर तो 100% ही पड़ेगा। जो वस्तुओं जिनके साथ है, वो जिस घर में है वहाँ के बाहरी कंडीशंस क्या हैं, घर के अंदर के सराउंडिंग्स कैसे हैं, और दूसरा बात फियरलेस, बच्चा क्या बोल पा रहा है, अपनी बात कह पा रहा है। तो इस तरीके से उसका जो लीडिंग रोल है बच्चे के साथ, जिन चीज़ों के साथ वो रह रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उससे उसके सेंसर का डेवलपमेंट होता है, उनका विकास जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्वायरमेंट से बहुत बहुत बड़ी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट पर ही निर्भर करते हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो विकास है उसमें इन्वायरमेंट जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन तीन चीज़ के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं मोटर डेवलपमेंट को। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। हेरिडिटी और स्टिमुलस एंड इंटरेक्शन है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऊपर जैसे लिखा है हेरिडिटी, मतलब वंशानुक्रम जो है ना, उसका वंश कैसा है, उसके फॉर फादर कैसे रहे हैं, उनके माता पिता कैसे हैं, वो इस पर निर्भर करता है बच्चे का विकास। अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कितने उसको अवसर प्रदान किए जा रहे हैं अपनी बात कहने के, काम करने के, खेलने के, कूदने के, तो उससे भी उसका विकास निर्भर करता है। ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग और जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उसके मोटर डेवलपमेंट में काम आती है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन होना ज़रूरी है। रिक्रिएशन नहीं होगा तो लाइफ बेकार हो जाएगी। रिक्रिएशन के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो कितना रिक्रिएशन वो बच्चा कर पा रहा है, किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। ऐसे एजुकेशन, लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी जो है ना, किस लर्निंग मेथड से उसको सिखाया जा रहा है, प्ले वे मेथड से। तो बहुत सारे मेथड हैं, उनमें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं बच्चे के विकास के लिए जो प्रोड्यूस किए गए हैं। जेंडर, लड़के और लड़कियों के विकास में अलग अलग भूमिका होती है। तो लड़कों का विकास जिस तरीके से होता है, 0 से लेकर के 12 साल तक की जो स्थिति होती है वो लगभग बराबर ही चलती है। लेकिन लड़कियां 10-12 साल के बाद जो है ना वो उनका विकास जल्दी से होता है, लेकिन लड़कों का उसमें थोड़ा सा कम होता है। तो जेंडर भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा कहा जाता है लड़कियां सीखने में तत्परता दिखाती हैं, ये भी सही है। और लड़के जो है ना वो थोड़ा
धीमे सीखते हैं, लेकिन सीखते तो दोनों ही हैं। दोनों को सीखने में एक अलग अलग एक सिनेरियो होता है, उसके अंतर्गत दोनों सीखते हैं। सीखते तो ज़रूर हैं, बच्चों को सीखने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, किसी को कोई दिक्कत है शरीर में, अभी हम आगे बात करेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, कैसे उस पर काम किया जाता है, कैसे बच्चे के विकास में बाधक हो सकती है। सेंसरी इम्पेयरमेंट, कोई भी सेंसरी इम्पेयरमेंट है तो उसमें भी बच्चे को दिक्कत होती है। ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से भी हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है वो इफ़ेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। मोटर डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है? इन्फेंटहुड है, 0 से 2 साल का जो बच्चा है, जो सेंसर मोटर स्टेज पर होता है, उसमें जो बच्चा जो है ना इंटरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। किसी को देखना, उसके हिसाब से एक्टिविटी करना, वो ऐसे शुरू कर देता है। दूसरा है प्रिपरेशनल स्टेज जो होती है, इसमें क्या है, जो उसके सामने जो चीज़ें होती हैं उसमें करने की, जो करके सीखने की जो क्षमता बढ़ जाती है। जैसे वो पेंटिंग बनाता है या फिर कोई काम कर रहा है, हथौड़ा उठा लिया, उससे मारा है, तो उसको पता चल जाएगा कि इससे कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो बनाने की ओर और बिगाड़ने की ओर चलता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें कुछ नियम कानून कायदे और कन्वर्सेशन आती है, बच्चा इंटरेक्ट करने लगता है बढ़िया से सीखने के लिए। तो ये जो स्टेज हैं तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेस हैं, इनमें बच्चे अपने हिसाब से और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया उनकी जो बढ़ती चली जाती है, और उनका जो मोटर डेवलपमेंट है, उनकी मसल्स हैं, उनका माइंड है, उनके क्रियाकलाप हैं, वो बड़े होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और सीखते चले जाते हैं। तो ये तीनों स्टेजेस हैं, और अगर आप इसको और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे तो जो पाइगेट की थ्योरी है उससे हम बेहतर सीख सकते हैं। जीन पियाजे जो हैं उनको पाइगेट भी बोलते हैं। जीन पियाजे की जो थ्योरी है ना, वो जो बच्चे का एक विकास की प्रक्रिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने, उसको भी हम देख सकते हैं, और ये वहीं से एक लिया गया है, उसको भी आप देख करके आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे अभी ऊपर कहा था कि पोस्चर पे बात करेंगे, तो पोस्चर कैसा होना चाहिए? A posture can be defined as the individual carried himself while standing, sitting, walking and lying down as per correct physical aspects। जो भी शरीर की सही स्थिति है, अगर हम उसके हिसाब से खड़े हों, बैठें, चलें, सोएं, तो हमारा जो शरीर है ना अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ नहीं आएगी, मतलब उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल में ड्यूरिंग स्टैंडिंग कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, आपको 2 चित्र दिख रहे होंगे। खड़े होने का सीधा स्ट्रेट पोस्चर है, आप देख रहे होंगे, बैठने का भी स्ट्रेट पोस्चर है। तो बच्चे क्या है ना, झुक करके बैठते हैं, टेबल पे हाथ लगा के बैठते हैं, इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। कंप्यूटर चलाते वक्त सीधी नज़रें होनी चाहिए, उनका डायग्राम भी दिखाया गया है, तो आप इस तरीके से देख करके बेहतर अपने पोस्चर को रख सकते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या है? Postural deformities means man movement don't have his her own body parts in a proper alignment. An individual having postural deformity can't perform his her work in a perfect manner. जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, अगर उसकी बॉडी प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, सही नहीं है, सटीक नहीं है, कोई दिक्कत है उसको, रीढ़ की हड्डी में मान लीजिए दिक्कत है, तो उसको झुकने में दिक्कत होगी, कोई वजन का काम करने में दिक्कत होगी, तो इस तरीके की जो डिफॉर्मिटीज़ आएंगी वो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, और उसमें जो है ना कोई भी व्यक्ति अपना काम जो है ना परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता है। कौन कौन सी हो सकती हैं वो देखते हैं। पोस्चरल कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ ये हैं, इसमें जैसे 7 दी गई हैं। काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलिसिस, नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, बो लेग। अब ये कैसी होती हैं हम आगे बात करते हैं इन पर एक एक करके। पहला है काइफोसिस। काइफोसिस आप देख रहे होंगे। काइफोसिस कैन बी defined as it is a deformity of spine in which there is an increase of a backward curvature of it is a decrease of a forward curvature। ये एक स्पाइन की डिफॉर्मिटीज है। आप देख रहे होंगे चित्र में कि ऊपर से अंदर, ऊपर का जो भाग है जो अंदर की ओर है, और उसके जो नीचे आया है वो उभरा हुआ है। तो ये जो है ना काइफोसिस का एक सिम्टम है।
अगर आपकी रीढ़ की हड्डी जो स्पाइन है आपकी वो बैकवर्ड कर्वेचर ले लेती है तो काइफोसिस आपको हो जाता है। उसके करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? रेगुलर सजेस्टिव एक्सरसाइज कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, स्लाउचिंग को अवॉइड करिए, योगासना कीजिए जैसे भुजंगासन है, चक्रासन है, इन सब को कीजिए, एक प्रॉपर मैनर में कीजिए, तभी ये करेक्ट हो सकता है। डू नॉट हैव हैवी बैग्स ऑन शोल्डर, कंधों पर भारी बैग मत लीजिए, जितना बताया जाता है जितना सही है उतना लीजिए, बोझ मत रखिए ज़्यादा। लीनिंग बैक ऑन ये चेयर, ये इसके सारे करेक्टिव मेजर हैं। आप इसको करेंगे तो काइफोसिस आपका ठीक हो सकता है। लॉर्डोसिस, ऊपर वाले में क्या था कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना ऊपर की ओर निकल गई थी, उभर गई थी। इसमें देखिए नीचे जो है ना आपका जो लोअर बैक पोजीशन है उसमें हड्डी नीचे अंदर की ओर घुस गई है, जो इनर कर्वेचर ले लिया है इसने। लॉर्डोसिस इज एन फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज द लंबर बैक रीजन, मतलब पेट की ओर अंदर की ओर बढ़ी हुई है देखिए, तो इसको लॉर्डोसिस कहते हैं। ये नीचे की ओर हड्डी अंदर की ओर पेट की ओर आपकी बढ़ जाती है, ऐसे राउंड ले लेती है, उसको लॉर्डोसिस कहते हैं। क्या करें इसके लिए? सीधे खड़े हों पहले तो, हमेशा जब भी आप खड़े हों सीधे खड़े हों। सिटअप्स कीजिए धीमे धीमे। सिट स्ट्रेट एंड ब्रिंग हेड टू टच नी, सीधे बैठें, अपने हेड को नी से टच करने की कोशिश करें, सीधे रहें, पैर ना मुड़ें। अटेंशन की पोजीशन में खड़े हों, नीचे की ओर जाएं, अपने फीट को टच करने की कोशिश करें, नी जॉइंट्स हमेशा सीधे रहने चाहिए। डू योगिक एक्सरसाइज सच एज हलासना, हलासन जैसी यौगिक एक्सरसाइज कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि डॉक्टर की सलाह लीजिए कि वो आपको क्या बता रहा है, कौन कौन से आपके मेजर इसको ठीक करने के हो सकते हैं, सजेस्ट क्या करता है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। स्कॉलोसिस, अभी क्या था कार्पोसिस में हमने देखा था ऊपर कुबड़ा टाइप का हो गया था एक हड्डी बाहर की ओर, उसके बाद स्कॉलोसिस में हमने देखा कि नीचे वाला जो हिस्सा था वो अंदर की ओर हो गई थी। इसमें क्या है ना, आपने देखना है एक स्ट्रेट स्पाइन आपको पहले चित्र में दिख रहा है, दूसरे में स्कॉलोसिस देखिए आपको जिगजैग टाइप का सांप जैसा आपको दिख रहा है। तो इस टाइप की जब भी कोई आपकी स्पाइन कर्वेचर लेती है तो स्कॉलोसिस हो जाता है। क्या करें इसके लिए? फोकस ऑन सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठने का प्रयास करें, हमेशा सीधे बैठें, झुके नहीं। अवॉइड एक्सरसाइज दैट हैव हैवी वेट ऑन बैक मसल, जो आपके पीछे की मसल्स हैं बैक मसल्स पर हैवी वेट ना डालें ताकि आपको और दिक्कत हो। एक्वायर प्रॉपर डाइट विद विटामिन एंड कैल्शियम, विटामिन और कैल्शियम के प्रॉपर डाइट लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं हड्डियाँ जो है ना वो कैल्शियम लेते हैं तो हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं, तो कैल्शियम तो बहुत महत्वपूर्ण है। अवॉइड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड ओवर एक्सर्शन ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी, एक साइड की तरफ जो भी बॉडी के जो भी जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको आप अवॉइड करिए। डू त्रिकोणासन विद प्रॉपर वे एंड गाइडेंस, गाइडेंस के हिसाब से आप त्रिकोणासन वगैरह जो एक्सरसाइज है उसको कीजिए और डॉक्टर की ज़रूर सलाह लीजिए, तब हम इसको ठीक कर सकते हैं ये स्कॉलोसिस। आगे बढ़ते हैं। नॉकनी, नॉकनी मतलब जैसे देख रहे होंगे कि एक तो नॉर्मल है दूसरे वाले चित्र में, पहले वाले चित्र में नॉकनी मतलब आपके जो घुटने की हड्डियां हैं वो एक दूसरे से मिलती नज़र आ रही हैं और नीचे जो है ना पैर खुले नज़र आ रहे हैं। तो नॉकनी इज द ह्यूमन लेग कंडीशन वेयर बोथ द नी टच ईच अदर और ओवरलैप इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े होते हैं तो उनमें हमारी जो नी है वो टच करने लगती है आपस में। क्या करें इसको ठीक करने के लिए? कीप ए पिलो बिटवीन नी, जब भी आप सोएं या बैठें तो एक तकिया बीच में लगा लें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, थोड़ा सा हार्ड हो ताकि वो उनमें गैप बना रहे। बी केयरफुल ड्यूरिंग वॉकिंग एंड स्टैंडिंग, हमेशा चलते और खड़े होते समय केयरफुल रहें। टेक हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट वही विटामिन कैल्शियम सारी चीज़ें आपको लेनी है, अच्छे से खाना बढ़िया लेना है। हॉर्स राइडिंग टू इम्प्रूव इट, हॉर्स राइडिंग भी एक अच्छा इसका इम्प्रूव करने का तरीका है। डू टेक हैवी वेट आर्टिकल ऑन हेड, ज़्यादा वजन ना रखें शरीर पर। ट्राई टू स्प्रेड लेग इन द करेक्ट मैनर, सीधे पैर फैलाएं, बैठ जाएं, फैला करके सीधे पर सिलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें जिससे आप ये ठीक हो सकते हैं। फ्लैट फुट, चपटे पैर, अब आप देखिए इसमें पहला फ्लैट फुट फॉलन आर्क, पहले बाल में जो है ना उसमें कोई आर्क नहीं है, नॉर्मल फुट आपको सेंटर में दिया गया, इसमें
आर्क है, हॉलो फुट हाई आर्क वाला। तो इसमें आपको इट इज़ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट, दिस टाइप डिफॉर्मिटी हैज़ नो आर्क इन द फुट, कि पैरों में एक जो आर्क बना होता है वो आपका नहीं होता, तो वो फ्लैट फुट है, सीधा सीधा जब पड़ता है तो फ्लैट फुट होता है, उसमें आर्क जो है ना नहीं होता। आर्क वाला आपको दूसरा और तीसरा दिख रहा है, वो ज़्यादा आर्क है तीसरे वाले में, दूसरे वाले में कम आर्क है, तो नॉर्मल फुट है। तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेत पर चलें, वुडन स्टेयर का केस का प्रयोग करें, वॉक ऑन टो ऑन हील विद वेट, वेट के साथ हील और टो पर चलें। एक्सरसाइज ऑन इफेक्ट वुडन आर्क ब्लॉक, पेयर शूज ऑफ स्लीपर विद परफेक्ट आर्क। हाँ, जूते भी पहन सकते हैं आर्क वाले, डॉक्टर की सलाह लें तो आपको बता देंगे कैसे पहनना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे आप इसको बच सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और हाँ, खाना बढ़िया लें, अच्छे से खाएं। राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर ए कर्वेचर पोजीशन दैट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम द बॉडीज अलाइनमेंट। क्या होता है कि आगे की ओर हमारा कंधा झुक जाता है, इसमें क्या है ना कि बॉडी का अलाइनमेंट सही नहीं होता और वो आगे की ओर झुक जाता है। क्या करें? रेमेडीज़ क्या लेनी है? तो सीधे बैठें, हमेशा सीधे कंधे रखें, ट्राई टू स्टैंड डायरेक्ट टू ए बॉल। एक बॉल जो है ना दीवार के सहारे सीधे खड़े हों और अपने जो हेड है और कंधे को सीधा लगाने की कोशिश करें। ऑलवेज कीप योर हेड स्ट्रेट, सीधा सिर रखें, भुजंगासन करें। कीप चेस्ट एक्सरसाइज विद स्ट्रेट, स्ट्रेट जो हेड है ना उसके साथ चेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, बाहर की ओर खींचिए उसको और सीधा स्ट्रेट आपका हेड रखें, जिससे आपका ये ठीक भी हो सकता है। डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। बोलॉग, bow leg, it is the leg position when the leg curve outward at the knee while the feet and ankle touch। देखिए, अभी आपने नौकनी, ये नौकनी का ठीक उल्टा, अभी आपकी जो नी जो थी ना वो टच कर रही थी, अभी बाहर की ओर जा रही हैं। देखिए, टेढ़े पैर दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? इट कैन बी करेक्टेड लेटर चाइल्डहुड ऑटोमेटिक। कभी कभी छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे 0 से 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद जैसे उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रेट हो जाती हैं, विटामिन कैल्शियम जब मिलता रहता है तो ठीक भी हो जाती है। ए चाइल्ड विद ब्राउन डिसीज में नीड ए ब्रास और सर्जरी। ज़्यादा दिक्कत है तो उसको ब्रास भी लगा सकते हैं, सर्जरी भी की जा सकती है। विटामिन डी लीजिए, कैल्शियम लीजिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर बढ़िया खाना खाइए, तभी हम इसको बढ़िया से ठीक कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग कई प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5 6, इसमें बहुत सारे 9 तरीके से दिए गए हैं। डंबल हो सकता है आपका, बार हो सकता है, पुलअप्स हो सकता है, ये वेट ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। वेट ट्रेनिंग इज काइंड ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज इन विच पीपल लिफ्ट और पुश हैवी वेट विद देयर आर्म्स लेग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ देयर मसल्स। अपने मसल को स्ट्रेंथनेस, पावर देने के लिए, शक्ति देने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ये सब करते हैं, और ये सब ट्रेनिंग का एक मेथड है। और इससे जो है ना शरीर जो है हष्ट पुष्ट हो जाता है, स्केलेटन मसल्स भी बढ़िया हो जाती हैं। तो वेट ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे फिजिकल एजुकेशन का। तो इस तरीके से हो सकती है जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या वेट ट्रेनिंग में क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हो सकते हैं? पहले एडवांटेज, ये पॉस्चर को इम्प्रूव करता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, क्रॉनिक डिसीजेस कम हो जाती हैं, इंजरीज किसी हद तक कम हो जाती हैं, बोन लॉस जो है ना वो भी हो जाती है, लेकिन इसमें अगर दिक्कत आ जाए तो बोन लॉस भी प्रॉब्लम हो सकता है। कैलोरी बर्न करने के लिए, मसल्स मास को गेन करने के लिए, बॉडी फैट को जो है ना डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए, इंजरी का रिस्क रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, हाई रिस्क ऑफ जॉइंट इंजरी। जॉइंट जब हम कोई वर्कआउट करते हैं तो जॉइंट पर बहुत असर पड़ता है, तो जॉइंट इंजरी भी बढ़ सकती है। एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, पेन इन बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट। मान लीजिए हम लगातार नहीं करते हैं या फिर हमने उसके ड्यूरेशन पे नहीं किया, बॉडी पेन होने लगती है। स्लीपिंग लेस, जब बॉडी पेन होगी तो जाहिर है आप कम नींद भी आएगी। ओल्ड एज में हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे भी इसका असर पड़ता है, तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत चिंता रहती है, इसलिए उनकी जो
इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं स्पोर्ट्स के, उसमें महिलाएं कम हिस्सा लेती हैं। समाज का नज़रिया भी है जो इनको इफ़ेक्ट करता है। प्रॉपर कोचिंग सिस्टम नहीं है, वुमेन्स नहीं है, वुमेन नहीं है कोचिंग के लिए, जो इनको ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स में वो नहीं है। सोसाइटी का जो नज़रिया है वो भी ठीक नहीं है। सोसाइटी एंड फैमिली डोंट सपोर्ट वुमेन प्रॉपरली। ये भी एक कारण है इसका कि उनका जो पार्टिसिपेशन है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में वो कम हो जाता है। फीमेल एथलीट रेट 3 इसमें है, आप देख सकते हैं। पहला ऑस्टियोपोरोसिस, लो बोन मास, हेमोरिया, ये मेंस्ट्रुअल डिफ्यूजन और ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, इनको हम देखते हैं आगे। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये स्केलेटन डिसऑर्डर इन विच द रिड्यूस द बोन मास मे कॉज फ्रैक्चर। हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनको टूटने का डर रहता है, फ्रैक्चर होने का डर रहता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप डेंसिटी जो है ना अपनी जो हड्डियां हैं वो खो देती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस तरीके की ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में हो जाता है, जिसके कारण भी वो स्पोर्ट्स में हिस्सा कम ले पाती हैं। क्या कारण है इसके? इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, डाइट में जो है कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। एमेनोरिया जो है वो हो जाता है, उनको दिक्कत होती है इससे। ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, बैड ईटिंग हैबिट्स हैं उनकी, बैड लाइफ स्टाइल है, लेस ऑफ फिटनेस एक्सरसाइज कम करती हैं, इसलिए उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। एमेनोरिया जो है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड है। मेंस्ट्रुअल पीरियड एक महिलाओं में होने वाली एक विशेष प्रकार की वो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो एब्सेंस होना इस तरीके का हो जाता है। क्यों होता है? इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स कम लेना, इम्प्रॉपर डाइट होना, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर लेना, लेस कैलोरीज लेना, इम्प्रॉपर फिजिकल फिटनेस होना, डिक्रीज इन हार्मोन्स का होना, ये इसको बढ़ावा देता है। इससे महिलाओं में जो है चिड़चिड़ापन वगैरह आ जाता है, जिससे उनको दिक्कत होती है, और ये भी एक उनके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का एक लेस पार्टिसिपेशन का एक कारण हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर, ये 2 टाइप का, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। पहला क्या है? दिस टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट ओनली थिंक अबाउट फूड, केवल सोचती रहती हैं डाइटिंग के बारे में, एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। क्या बॉडी वेट के बारे में, डाइटिंग के बारे में, खाने के बारे में हमें इतना सोचना है। दे हैव डिस्टॉर्टेड बॉडी स्ट्रक्चर, other individual usually feels them they are becoming thin but they don't believe this. In front of the mirror they see themselves obese। तो एक प्रकार की सोच वाली बीमारी है जो खाने से संबंधित है। दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या है? इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल ईट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन it is ordered not to gain weight. In this disorder an individual binges on food and feels a lot of loss of control. Then to prevent weight gain try to vomit the food as soon as possible। इसमें क्या है कि वो खाना बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, ज़्यादा अमाउंट में फूड ले लेती हैं, उसके बाद वोमिट कर देना, और जब वो खाना देखती हैं इस तरीके का कोई बढ़िया, तो मतलब टूट पड़ना जिसको कहते हैं, ज़्यादा खा लेना, ये भी उनके शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। इससे भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो वोमिट भी इसमें कर देती हैं। तो ये 2 टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर हैं। ये सारे जो है ना फिजिकल एजुकेशन के जो टेक्स्ट बुक हैं उनसे इनके रेफरेंसेस लिए गए हैं और कुछ इंटरनेट का सहारा लिया गया है। अगर आप भी इन सारी चीज़ों को बढ़िया से और पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट, फिजिकल एजुकेशन की बुक और इन सब चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू जॉइन मी।
जय हिंद।